नाज़रीन, सद्दाम हुसैन वापस आ गए हैं। उन्होंने एक वीडियो में ऐलान भी कर दिया है कि वो जिंदा हैं। सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल होने लगी जिसमें इराक के साबिक मकतूल सदर सद्दाम हुसैन को ये कहते देखा जा सकता है वो अभी जिंदा हैं और उनकी मौत की झूठी अफवाह फैलाई गई। वीडियो में सद्दाम हुसैन दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो साल 2024 में भी जिंदा और तंदुरुस्त हैं। ये वीडियो अरबी जुबान में है जिसे पोस्ट करने वाले ने दावा किया है कि साबिक इराकी सदर जिन्हें फांसी दी गई थी अब भी जिंदा है। साथ ही लिखा गया कि सब समझते हैं कि शहीद हो गया, लेकिन ये सब झूठ है और मुझे फांसी नहीं दी गई। दोस्तों, इराकी अवाम के जहनों में ईद उल अजहा का वो दिन हमेशा ताज़ा रहेगा क्योंकि तख्ते तार पर लटकाए जाने के मनाजिर पूरी दुनिया को टीवी पर दिखाए गए। सद्दाम हुसैन ने 1979 में इराक की हुकूमत संभाली थी, जबकि 2003 में अमेरिका की सरबराही में इत्तेहादी फौज के हमलों के दौरान गिरफ्तार हुए और हुक्मरानी के दौरान कत्ल व गारत के कई वाक़यात के इल्ज़ाम पर एक अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, जिस पर अमल दरामद भी हुआ। सद्दाम हुसैन की फांसी पर वो लोग जश्न मनाते हैं जो उनके शर से मुतासिर हुए थे, जबकि उनके हामी इराक के शहरी अपने मुल्क के सदर की इस वीडियो को देखकर गमगीन होते हैं जिसमें उन्हें फांसी में लटकाते हुए दिखाया गया। उन्होंने सब कुछ बलाए ताक रखकर अमेरिका की खुली मुखालफत की थी और वहदतुल मुस्लिमीन के लिए आवाज़ बुलंद की थी। ये बात अमेरिका को नागवार गुजरी और सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई सिर्फ सद्दाम हुसैन के खिलाफ ही नहीं थी, बल्कि सद्दाम हुसैन के साथ साथ मुअम्मर कज़ाफ़ी, शाह फैसल और पाकिस्तान के जुल्फ़कार भुट्टो को भी ख़त्म किया। ये चारों ऐसे मुसलमान किरदार थे जिन्होंने मिलकर अमेरिका की हुक्मरानी ख़त्म करने के लिए एक ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था, लेकिन ये चारों किरदार अमेरिका की नज़रों में आ गए। ये चारों रहनुमा मुख्तलिफ मौक़ों पर मिलते रहे और मंसूबा साजी करते रहे, लेकिन अमेरिका ने सबको एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरब के किंग शाह फैसल को अपने भतीजे के जरिए कत्ल किया गया। उस हवाले से बताया जाता है कि उसके भतीजे का ब्रेन वॉश किया गया था। इसी तरह लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी को अपने ही लोगों के जरिए मरवाया गया और बताया गया कि वो जंग के दौरान शहीद हुआ। इसके अलावा सद्दाम हुसैन और पाकिस्तान के भुट्टो को मुख्तलिफ केसेस में फांसी दिलवाई गई, लेकिन इसमें सद्दाम हुसैन से तल्लक बारहा ये दावे होते रहे कि वो जिंदा हैं और कहीं पर महफूज हालत में मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब उनकी ये वीडियो वायरल हुई जिसमें गोया खलबली मचा दी। ताहम सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो पर फौरी रद्द अमल देते हुए उसे जेली और गैर हकीकी करार देते हुए कहा कि उनकी वापसी नाकाबिले यकीन है, जबकि दूसरों ने निशानदही की कि इतने सालों के बावजूद सद्दाम हुसैन की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आई। दरअसल ये क्लिप डीप फेक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। असल में ये क्लिप सद्दाम हुसैन के 2 फरवरी 2003 को किए गए एक पुराने इंटरव्यू से लिया गया जो बरतानवी चैनल 4 पर नशर किया गया था। इस इंटरव्यू में सद्दाम हुसैन बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और अलकायदा और उसके साथ अपनी हुकूमत के ताल्लुक के इल्जामात के बारे में बात कर रहे थे। तरमीम शुदा वीडियो में ये वाज़ेह था कि इस क्लिप के तख्लीक़कार ने हकीकी आवाज़ को एक जेली आवाज़ से बदल दिया है। नाज़रीन, अब आते हैं ईरान की तरफ, जिसके हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। केटिव इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो और इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इकनॉमिक ग्रोथ के चेयरमैन रिचर्ड डब्ल्यू रेहन का कहना है कि मुमकिन तौर पर ईरान के पास 5 न्यूक्लियर बम हैं और मई तक उनकी तादाद 1 दर्जन तक हो सकती है। अमरीकी खबरसां इदारे वाशिंगटन टाइम्स में लिखे गए अपने आर्टिकल में रिचर्ड ने लिखा कि गुज़श्ता अक्टूबर के अवाइल में इंटेलिजेंस अंदाजों में यह दावा किया गया था कि ईरान के पास 1 हफ्ते के अंदर 1 बम बनाने के लिए और 6 हफ्तों के अंदर 5 न्यूक्लियर बमों के लिए काफ़ी अफजूदा हथियारों के दर्जे का यूरेनियम हो सकता है। सवाल ये है कि अगर ईरान के पास इस कदर एटमी बम मौजूद हैं तो इस हवाले से बात क्यों नहीं की जाती। इस सवाल के जवाब में रिचर्ड का कहना है कि ईरानी शायद इस वक्त तक न्यूक्लियर बम पास होने का दावा नहीं करना चाहेंगे जब तक उनके पास मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन या उससे ज़्यादा ऑपरेशनल बम मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि एक बम का ऐलान करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसे ढूंढने और तबाह करने के लिए काफ़ी कोशिशें करेंगे, लेकिन ज़्यादा मुकामात पर ज़्यादा बम इस तबाही की कोशिश को अगर तकरीबन नामुमकिन नहीं तो पेचीदा ज़रूर बना देगा। रिचर्ड का कहना है कि बाइडन इंतज़ामिया को ईरानी बमों के बावजूद छुपाने या जाहिर न करने के लिए एक मजबूत वजह हासिल है, क्योंकि सदर बाइडन की जानिब से कई बरसों के दौरान ईरानियों को न्यूक्लियर बम रखने की इजाज़त न देने के बार बार वादे किए गए थे। रिचर्ड के मुताबिक इसराइलियों ने भी यह अहद किया है कि वो ईरान को बम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। इसकी सादा सी वजह यह है, अगर ईरान के पास बहुत से एटमी बम हैं तो उसका मतलब इसराइल का खात्मा हो सकता है। रिचर्ड का कहना है इससे पहले यह फ़र्ज़ किया गया था कि इसराइली इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है कि ईरानी बम के मुकम्मल होने से पहले ही इसके बारे में खबरदार कर सकती है और उसे तबाह किया जा सकता है। इसराइल और अमेरिका माजी में प्रोडक्शन और रिसर्च की सहूलियात को तबाह करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सबूताज करके और कलीदी साइंसदानों को कत्ल करके ईरानी बम प्रोग्राम में ताख़ीर करने में कामयाब रहे थे।
दोस्तों, ईरानियों ने यकीनन इन साबका नुकसानात से सबक सीखा है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं कि उनकी साबका कमजोरियां कम हों। अब ये सवाल है कि मोसाद कितनी काबिल है जबकि उसे 7 अक्टूबर के हमास हमले की पेशगोई करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसराइली मौजूदा हालत जंग में फंसे हुए हैं और उनके पास ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज हैं। इसलिए इसराइलियों के पास ईरानी न्यूक्लियर बम का ऐलान करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम कई साइज में तैयार किए जाते हैं। कोई मुल्क अहदाफ और मकासद के लिहाज से बड़ी तादाद में कम ताकतवर बम या कम तादाद में ज्यादा ताकतवर बम बना सकता है। जापान की हिरोशिमा को तबाह करने लायक जोहरी बम सिर्फ 16 किलो इंतहाई अफसूदा यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। बड़े बम के लिए ज्यादा और छोटे के लिए ये मिकदार कम होती है। एक न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ अफसूदा यूरेनियम से कहीं ज्यादा चीजों और रिसोर्सेज की जरूरत होती है ताकि उसे जरूरी धाती शक्लों में डाला जा सके। एक न्यूक्लियर बम की इंजीनियरिंग के लिए आला सतह की महारत की जरूरत होती है, लेकिन अमेरिकी इंजीनियर 1945 में ऐसा करने में कामयाब हो गए थे और जरूरी मालूमात गुज़श्ता 80 सालों में 7 मारूफ न्यूक्लियर रियासतों से लीक हो चुकी हैं। ईरानियों के पास अव्वल दर्जे की तिबियात दान और इंजीनियर्स हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी वक्त और वसाइल के साथ इस काम को पूरा कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए सिर्फ बम बना लेना काफी नहीं, एक बम जहाज या आबदोज में छुपाया जा सकता है। एक ऐसा बम जिसे मिसाइल में डाला जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है और ऐन जगह पर धमाका किया जा सकता है। इसलिए इंजीनियरिंग की ज्यादा महारत होती है, लेकिन उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो ईरानी महारत से बाहर हो। रिचर्ड का कहना है कि हमारे ख्याल में हम जो कुछ जानते हैं उसके पेश नज़र ये मुमकिन है कि मई तक ईरानियों के पास 1 दर्जन से ज्यादा ऑपरेटिव बम होंगे। उस वक्त बड़े आराम से दुनिया के सामने उसका ऐलान कर सकते हैं और शायद इस बात को साबित करने के लिए जमीन के अंदर धमाका भी करें। रिचर्ड का कहना है कि ईरानी यकीनी तौर पर जो बाइडन के सदारती दौर में ही अपने बम का ऐलान करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें बाइडन की कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का इल्म है और ट्रंप के इक़्तिदार में आने का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ईरान के पास एटमी बम आ गए हैं, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त इल्जाम लगाना भी शुरू कर दिए और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। गुज़श्ता दिनों में ईरान गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था। अब ईरान का कहना है कि गैस पाइपलाइनों पर हमले के पीछे इसराइल है। ईरान ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता हफ्ते गैस पाइपलाइनों पर 2 हमलों के पीछे इसराइल का हाथ है, जिससे कई सूबों में सप्लाई मुतासिर हुई थी। इन हमलों से गजा पर जंग के दौरान इलाकाई दुश्मनों के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया था। वजीर तेल जवाद ऊजी ने काबीना के इजलास के बाद कहा कि मुल्क की गैस लाइनों में धमाका इसराइल का काम था और ये साजिश नाकाम बना दी गई है। दूसरी तरफ ईरान ने रूस को बड़ी तादाद में जमीन से जमीन पर मार करने वाले ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल फराहम किए हैं। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स को ये बात 6 ज़राए ने बताई, जिससे अमरीकी पाबंदियों के शिकार दोनों ममालिक ईरान और रूस के दरमियान फौजी ताउन का अंदाजा होता है। 3 ईरानी ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि ईरान की जानिब से रूस को फराहम किए गए तकरीबन 4000 मिसाइलों में कई कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक हथियार फतह 110 की इकसाम से ताल्लुक रखते हैं। इनमें एक मिसाइल का नाम जुल्फ़िकार है। माहिरीन का कहना है कि ये रोड मोबाइल मिसाइल 300 से 700 किलोमीटर के दरमियान अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान के वजारत दिफा और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाले एलीट फोर्स पास्तारा ने इनकलाब ने इस खबर पर तबसरे से इनकार किया है। ईरानी ज़राए में से एक ने रॉयटर्स को बताया कि जनवरी के अवाइल में ईरान और रूस के फौजी और सिक्योरिटी हुक्काम के दरमियान तेहरान और मास्को में होने वाली मीटिंग्स में एक मुआहदे को खत्मी शक्ल देने के बाद इस तरसील का आगाज हुआ था। एक ईरानी फौजी अहलकार ने दूसरे ज़राए की तरह मालूमात की हसासियत की वजह से अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मिसाइलों की कम से कम 4 खेप जा चुकी हैं और आइंदा हफ्तों में इसमें इजाफा होगा। नाजरीन, ईरान से हटकर अब इसराइल को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसराइल ने ब्राजीलियन सदर को कहा कि इसराइल से मुतालिक बयानात वापस ले लें, लेकिन ब्राजीलियन सदर ने बयानात वापस लेने की बजाय इसराइल के सफीर को ही वापस भेज दिए और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ मुतहरक हो रहे हैं। देखना यह है कि ये मुस्लिम ममालिक किस हद तक इसराइल के खिलाफ मुतहरक रह पाते हैं और अमेरिका के सामने कैसे टिकते हैं।